इमेजिन करो तुम्हें कमरे में जाते हो, 7-8 लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, तुम्हें भूख लगी हुई है और दरमियान में एक केक पड़ा हुआ है जिसके ऊपर फ्री का लेबल लगा हुआ है। तुम्हें भूख लगी हुई है, तुम उसकी तरफ बढ़ने लगते हो, तुम उसको हाथ लगाने लगते हो। 7 के 7 लोग मिलके तुम्हारी कुटाई करते हैं, तुम्हें मारते हैं और तुम्हें कहते हैं कि मियाँ तुम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, खाना दूर की बात। तुम पूछते हो कि भाई क्यों? सरप्राइजिंगली उनमें से किसी के पास जवाब नहीं होता, उनमें से किसी को पता नहीं होता कि हाथ तो तुम उसको नहीं लगा सकते, लेकिन क्यों नहीं लगा सकते इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। और वो खुद भी हाथ नहीं लगा रहे होते, लेकिन क्यों? Nobody knows. Let me explain this control to you with an experiment. 1966 में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 5 बंदरों को उन्होंने एक केज में बंद किया। केज के दरमियान में एक लैडर लगाई, लैडर के ऊपर लगाया एक केलों का गुच्छा। किसी बंदर को भूख लगती, वो केलों की तरफ बढ़ता, जैसे ही वो केलों को हाथ लगाता बाकी जो बंदर थे उन सबको कोल्ड शावर दिया जाता। देर चलता रहा ऐसे ही, और नेचुरली बंदरों ने एक ये इंस्टिंक्ट डेवलप कर ली कि कोई भी बंदर जब लैडर के ऊपर चढ़ने लगता था उसको पकड़ के उसकी कुटाई करते। क्यों? कोल्ड शावर से बचना था। 1 बाय 1 साइंटिस्ट ने उन बंदरों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया नए बंदरों के साथ, और कोल्ड शावर्स भी बंद कर दिए। फिर केम अ पॉइंट जहाँ पे के तमाम पुराने बंदर नए बंदरों से रिप्लेस हो चुके थे और अभी ये टोटली एक नया लॉट था जिनको कभी भी ज़िंदगी में कोल्ड शावर बनाना को हाथ लगाने के लिए नहीं दिया गया। बट स्टिल दे वर फॉलोइंग द प्रैक्टिस कि जो भी लैडर की तरफ जाएगा उसको पकड़ के कुटाई लगाई जाएगी। नया बंदर आया, उसको बेचारे को कुटाई लगी, उसने पूछा कि भाई मुझे मारा क्यों, उधर नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? तो बाकी बंदरों ने बताया कि हमेशा से ऐसे ही होता है, हमें नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसे ही चलेगा। फिजिकली तो एक छोटे पिंजरे में थे, लेकिन मेंटली वो एक कहीं बड़े और कहीं स्ट्रॉन्ग पिंजरे में थे, जिससे कि निकलना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू वो फिजिकल पिंजरा। एग्जाम्पल तुम ये ले सकते हो कि तुम्हारे अगर अब्बा ने कभी बिजनेस नहीं किया, तुम्हारे दादा ने भी सारी ज़िंदगी नौकरी की है, तो क्या तुम भी नौकरी इस वजह से करोगे कि तुम्हारे अब्बा ने सारी ज़िंदगी नौकरी की, तुम्हारे दादा ने कभी तुम्हें रेस्ट लेना नहीं सिखाया? जस्ट बिकॉज दे ऑलवेज डिड अ जॉब, यू विल ऑल्सो डू अ जॉब, क्योंकि तुमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया ना, तुमने कभी नॉर्म्स को ही क्वेश्चन नहीं किया। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू कैन लूज ऑन सो मच ऑफ योर पोटेंशियल। एवर वंडर्ड कि लोग इस तरह इनविजिबल रूल्स को फॉलो करते जाते हैं विदाउट इवन क्वेश्चनिंग देम? Maybe it's time to start questioning those rules. सोशल नॉर्म्स हमें कहती हैं कि जी आपकी शादी टाइम पे होनी चाहिए, नहीं तो तुम फारग हो। बच्चे का काम चल रहा नहीं चल रहा, नौकरी उसके पास है नहीं है, उसकी तलवार चलनी चाहिए। शादी मजाल है कि तुमने छोटी कर ली, मजाल है कि तुमने पैसे बचा लिए। अगर तुमने सादगी से निकाह करने का सोचा और तुमने वो 50,000 बारातियों को चिकन कोरमा और निहारी ना खिलाई, अगर तुमने उनको रशियन सैलड ना खिलाया, अगर तुमने मीठे में खीर ना रखी, मजाल है, लानत हो तुम्हारी ज़िंदगी पे अगर तुमने 30 के बाद शादी का सोचा। हालात ये हैं कि बच्चे की उम्र 30 साल की है, लेकिन मेंटली 10 साल का है, इमोशनली 10 साल का है, बिकॉज पेरेंट्स ने कभी उसको अलाउ ही नहीं किया, गली के नुक्कर से आगे जाने की उसको इजाज़त नहीं दी। तो तुम्हें क्या लगता है, हाउ डू यू नो हाउ टू बी अ मैन, हाउ टू एक्ट लाइक अ मैन? अगर एक डेंजरस सर्कमस्टांस आ गई है, अगर वो किसी एक रिस्की जगह पे चला गया, हाउ डू यू नो कि उसमें क्या एक्ट करना है? ख़ासतौर पे ये जो जेन ज़ी है, अगर आपने कभी रिस्क ही नहीं लिया, how would you know how to be cool and make a calculated decision in a situation जिसमें कि तुम कभी जान ही नहीं दिया? तुम्हारे ओवर प्रोटेक्टेड पैम्परिंग पेरेंट्स ने कभी तुम्हें गली की नुक्कर से बाहर नहीं जाने दिया, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि किसी लड़की से बात कैसे करनी है, कि किसी एक बिजनेस डील में एक 2 नंबर बंदे को कैसे पहचानना है? आजकल के इतने को ओबीडियंट होते जा रहे हैं कि वो माँ बाप की बात सुन लेते हैं। क्यों? सुकून है भाई, कंफर्ट से निकलने की जरूरत ही क्या है? मेंटली 10 साल के बच्चे की शादी उसके माँ बाप ने करवा देनी है, वो औरत का जीना भी हराम करेगा, अपना भी जीना हराम करेगा, अपने माँ बाप का जीना भी हराम करेगा, क्योंकि उसने आज तक क्वेश्चन ही नहीं किया कि मैं ये करना है तो क्यों करना है। जो भी मुझे कहा जा रहा है, जो मुझे सोसाइटी कह रही है, जो मुझे मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, जो मुझे हर बंदा कह रहा है कि दिस इज द राइट पाथ, यू नेवर क्वेश्चनड इट कि अच्छा ठीक है आप मुझे कह रहे हो कि ये दिस इज द राइट पाथ, मुझे यही फॉलो करना चाहिए, लेकिन क्यों? सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है, गो ऑन फॉलो दैट पाथ। लेकिन अगर नहीं मिलता तो भाई स्टार्ट क्वेश्चनिंग, है ना? अब्बा को बचपन में आर्मी अफसर बनने का शौक था, उन्होंने बड़ी कोशिश की, आखिरी मरहलात पे जाके अब्बा की सिलेक्शन नहीं हो पाई। अब्बा ने अब डिसाइड कर लिया कि मैं बच्चे को अपने को अफसर बना के रहूंगा। बच्चे को बेशक यूट्यूब पे प्रैंकस्टर बनना हो, बच्चे को आर्टिस्ट बनना हो, बच्चे को एक्टर बनना हो, लेकिन अब्बा ने बोला है ना, मुझे आर्मी अफसर बनना था, तुम भी आर्मी अफसर बन के रहोगे। वो बच्चा सारी जिंदगी
अपने बाप के ख्वाब को पूरा करने में लगा देता है और उसका अपना कोई ख्वाब होता ही नहीं है। इसी तरह एक नॉर्म ये भी है कि जी आपने बड़ों की इज्जत करनी है, बड़े हमेशा सही होते हैं, लाइक एल्डर्स आर ऑलवेज राइट। मेरा सवाल ये है कि क्या बेवकूफ लोग, क्या अकल से पैदल लोग उम्र में बड़े नहीं होते? अगर मैं अकल से पैदल इंसान हूँ, मैंने जिंदगी में कोई एक भी अच्छा डिसीजन नहीं लिया, 50 साल बाद व्हाट चेंजेस कि नहीं मैं अभी अच्छे डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं। रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने एल्डर्स की, आपको हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एल्डर्स आर ऑलवेज राइट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। क्योंकि बेवकूफ़ लोग भी बड़े होते हैं, बेवकूफ़ लोगों की भी झुर्रियाँ आती हैं। बेवकूफ़ बंदा अगर 20 में बेवकूफ़ है ना, 30 में भी बेवकूफ़ी रहेगा, मोस्ट लाइकली वो 50 में भी बेवकूफ़ी रहेगा। तो एल्डर्स की तुम रिस्पेक्ट करो, लेकिन हर एक डिसीजन और देर ऑलवेज नॉट राइट, दे कैन बी रॉन्ग। इसी तरह एक नॉर्म ये भी है कि जी गोरी चमड़ी हमसे बेहतर है। ये हमारी जो स्लेव मेंटेलिटी है ना, हमें इंस्टिल हो चुकी है। इसीलिए फेयर एंड लवली जैसी प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ चलती हैं, जो कि यहाँ पे फ्लॉप प्रोडक्ट्स हैं। इधर कोई भी गोरा नहीं होना चाहता। इधर तुम बाहर जाओगे ना, नॉर्मल यूके में मैं रहता हूँ, तुम बाहर रोड पे चलो, तुम गोरों को देखोगे, गोरियों को देखोगे, उन्होंने अपने ऊपर टैन इतना मला होता, इतना टैन मला होता है कि वो ऑरेंज हो गई होती है बंदी। उसको गोरा नहीं रहना, उसको टैन होना है। लेकिन हमारे यहाँ हमें गोरा होना है। गोरा भी इतना होना है कि सूरज में बंदे ही नजर ना आए। गोरा इतना होना है कि स्किन बेशक जल जाए, ब्लीच कर करके खराब हो जाए, दाने निकल आए, पिंपल्स आ जाएं, तुम्हारे कट्स ब्रूजेस पड़ जाएं, डजंट मैटर, गोरा होना है। क्यों होना है? नोबडी नोज। यार देखो, मैं यहाँ पे ऐसी गोरियों को जानता हूँ जो कि उनके साथ आप उस कमरे में खड़े नहीं हो सकते, उनके पास से इतनी बदबू आती है। एंड आई नो ब्लैक गर्ल्स जो कि अपना इतना ख्याल करती हैं एंड दे लुक ब्यूटीफुल, लेकिन हमारे यहाँ गोरा होना है। तुम्हारी सोच है कि पाकिस्तानी जो कम्प्लेक्शन है ना, मतलब कि इतना काला नहीं लेकिन इतना गोरा भी नहीं, ये जो टैन होता है दरमियाना सा, इट इज़ हाईली लाइट। गोरियों के पास अगर ऑप्शन हो ना, तो सारी की सारी इस तरह से अपना टैन करा के बैठी हूँ और हमेशा के लिए करवा लें। देखो, इसमें हमारी लड़कियों की भी गलती नहीं है। लड़कियां उसी को फॉलो कर रही हैं ना जिससे कि मर्द अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर मर्द अट्रैक्ट गोरी से हो रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली लड़कियां भी गोरी बनने की कोशिश कर रही हैं। मज़े की बात यह है कि ये आइडिया गोरे होने का जो ये जुनून है ना, ये सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया में प्रेवलेंट है। बाकी किसी भी जगह पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो ये है कि तुमने अपने आप को ग्रूम कितना किया हुआ है, तुम फिट कितने हो, तुमने परफ्यूम कितना अच्छा लगाया हुआ है, हाउ वेल यूर ड्रेसिंग अप। इसकी वजह यह है कि जब कॉलोनाइजेशन हुई, जो गोरियां थी, जो गोरे थे, उनकी ज़िंदगी हमसे कहीं बेहतर थी। तो आपके जो दादा के दादा थे ना, उनकी हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही कि मेरी शादी काश किसी गोरी से हो जाए, मुझे भी दुनिया बेहतर देखे। और सैडली वो सोच आज भी हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, मेरे अपने अंदर में भी बैठ गई हुई है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक क्वेश्चन ही नहीं किया, गोरी चमड़ी बेहतर है क्यों है, गोरा रंग बेहतर है क्यों है। अशफाक अहमद साहब एक स्टोरी सुनाते हैं कि वो एक मेले में गए, उन्होंने जाके उधर एक एलिफेंट देखा, इतना बड़ा, इतने टन का हाथी खड़ा हुआ है और उसके आगे बंदा खड़ा हुआ है, सूखा सड़ा, छोटा सा, कमजोर सा एक इंसान खड़ा हुआ है जो उस इतने बड़े, इतने ताकतवर जानवर को कंट्रोल कर रहा है। और उसको बांधा हुआ है एक छोटे से टीले से, एक छोटे से दरख्त से बांधा हुआ है जो कि इतना कमजोर है कि जिसको एक इंसान भी तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है। लेकिन वो इतने टन का हाथी उसके साथ बंधा हुआ है और हाथी को पता है कि वो उस टीले को नहीं तोड़ सकता। अशफाक अहमद साहब बड़े हैरान हो के अपने अब्बा से पूछते हैं कि अब्बा मियाँ, ये क्या माजरा है, यहाँ पे ऐसे कैसे, इस अगर ये हाथी के दिल में आए, ये तो एक तरफ चलना शुरू हो जाए तो ये तो टीला वैसे ही टूट जाएगा। अशफाक अहमद के अब्बा ने उनको तसल्ली दी कि मियाँ, बात ये है कि जब ये हाथी छोटा था, इसको एक स्ट्रॉन्ग किस्म के टीले के साथ, एक स्ट्रॉन्ग दरख्त के साथ बांधा था और हाथी के दिमाग में ये चीज़ इंस्टिल कर दी गई कि वो उतने दायरे से बाहर जा ही नहीं सकता, कि वो उस दरख्त को नहीं तोड़ सकता। अब क्योंकि हाथी बड़ा हो चुका है, ताकतवर हो चुका है और बेशक वो टीला भी कमज़ोर हो चुका है, वो मोटे दरख्त से उतार के, ताकतवर दरख्त से उतार के उसको एक छोटे दरख्त पे लगा दिया। लेकिन क्योंकि हाथी के दिमाग में ये चीज़ बैठा दी गई है कि हाथी उस दरख्त को नहीं तोड़ सकता, वो कोशिश भी नहीं करता। उसने अपनी नॉर्म्स को क्वेश्चन करना ही छोड़ दिया। जो चल रहा है चल रहा है, हम इसी के अंदर चलेंगे। तो आस्क योरसेल्फ, तुम भी किसी ऐसे रूल को फॉलो कर रहे हो जिसकी कि सेंस तुम्हें खुद को तो बनती नहीं है, जो तुम्हें बता रहा है उसको भी सेंस नहीं बनती, वो खुद भी